यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? हम अपने विचारों को दूसरे तक बोलते हैं और दूसरा हमारे विचारों को सुनता है, समझता है और वो अपने विचार प्रकट करता है और हम उसको समझते हैं, वह भाषा है। अभी मैं क्या कर रही हूं? आपको बोल रही हूं, अपने विचार प्रकट कर रही हूं, आपको समझा रही हूं, तो ये क्या है? भाषा। भाषा क्या है? हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? 2। कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम बोलकर प्रकट करते हैं। आपके एग्जाम्स होते हैं, S1 S2 एग्जाम होते हैं, आपका 2 पेपर होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक पेपर में क्या करते हैं? आप अपने विचारों को, क्वेश्चन के आंसर को बोलकर उत्तर देते हैं। बोलकर उत्तर देते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। और कुछ लिखित भाषा, जो अपने आंसर्स आप लिखकर एक्सप्लेन करते हैं, लिखकर दिखाते हैं, वो क्या होती है? लिखित भाषा। भाषा का पहला रूप भी क्या होता है? मौखिक भाषा। भाषा का पहला रूप मौखिक भाषा होता है। देखेंगे इसमें ये सभी चित्र दिए गए हैं। यहां सब बच्चे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं और यहां क्या कर रही है? मां उसको संकेत के द्वारा समझा रही है। संकेत के द्वारा समझा रही है। एक सांकेतिक भाषा भी होती है जो कि इशारों के द्वारा की जाती है। उपयुक्त चित्रों में दिखाए गए संकेतों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हरी बत्ती चलने का संकेत दे रही है। हरी बत्ती क्या करने का संकेत दे रही है? चलने का। अध्यापिका विद्यार्थियों से शांत बैठने का संकेत कर रही है। शांत बैठने के लिए क्या कर रही है? संकेत कर रही है। मैं भी, अब तुम लोग बोलोगे तो मैं कहूंगी चुप हो जाओ, माउथ पे फिंगर रखिए, साइलेंट रहिए, ऐसा मैं आपसे कहूंगी। नन्हा बालक मां को बुलाने का संकेत कर रहा है। संकेतों के माध्यम से कुछ बातें कही जाती है, लेकिन सभी बातें संकेतों में नहीं कही जा सकती। कई बार संकेतों से बातें स्पष्ट नहीं हो पाती, अतः अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बोलना अथवा लिखना आवश्यक होता है। हम यदि मान लीजिए हमारी ओनली लिखित भाषा और मौखिक भाषा नहीं होती, संकेतों के माध्यम से आपस में बातचीत करते, तो क्या आप एक दूसरे की बात को समझ सकते थे? नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए भाषा का लिखित रूप में और मौखिक रूप में होना आवश्यक है। भाषा शब्द अब देखेंगे। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। टीवी सीरियल, फिल्म आदि कलाकार बोलकर समझाते हैं, हम सुनकर उसे समझ पाते हैं। समाचार पत्र में लिखकर समाचार पत्र प्रकट करते हैं और हम पढ़कर उनको समाचारों को समझते हैं। यही तो भाषा है। कुछ बातों को हम सुनते हैं, कुछ बातों को हम पढ़ते हैं, पढ़कर उनको समझते हैं। यही क्या होती है? भाषा कहलाती है। अंडरस्टैंड? अब भाषा की परिभाषा क्या होती है? जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर
या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वह साधारणी भाषा है। लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और उनके दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर। अब मैंने आपको उदाहरण दिया था लिखित और मौखिक एग्जाम का, ओरल एंड रिटन एग्जाम का दिया था। ओरल एग्जाम में क्या होता है, आप लोग आंसर देते हो, मैं आपके आंसर को सुनती हूं और समझती हूं, ठीक है। और जो कॉपी में लिखते हो वो लिखित पेपर हुआ। लिखित पेपर को, राइटिंग वर्क को हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और कहां आंसर सही लिखा है कहां गलत लिखा है फिर मार्क्स देते हैं। ये हो गया लिखकर और पढ़कर समझते हैं, यही भाषा कहलाती है। इसी आधार पर भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब नेक्स्ट देखेंगे आप मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, मन के भावों अथवा विचारों को मन के बोलकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कि सर मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं और उसे पढ़कर समझते हैं, वो क्या है, मौखिक भाषा। अब है माँ स्कूल की तरफ से हमें पिकनिक पर मसूरी ले जा रहे हैं। अब एक बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ, वो अपनी भाषा को, अपनी बात को किस तरीके से प्रकट कर रही है, मौखिक रूप में बोलकर प्रकट कर रही है। मौखिक रूप में बोलकर प्रकट कर रही है। वो क्या कह रही है, माँ हमें विद्यालय से कहां ले जा रहे हैं, मसूरी ले जा रहे हैं, पिकनिक पर मसूरी ले जा रहे हैं। अब माँ कहती है, अच्छा पिकनिक पर ले जाने के लिए तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए, उनकी एक सूची बना लो जिससे कोई सामान भूल ना जाए। एक सूची बना लो। सूची वो कौन सी भाषा में बनाएगी, लिखित भाषा में बनाएगी। वेरी गुड। कौन सी भाषा में बनाएगी सूची, वो लिखित भाषा में। और उससे पिकनिक पर जाने की बात कैसे कही, कौन सी भाषा में कही, मौखिक भाषा में कही। तो ये हो गया लिखित और मौखिक भाषा। आया। इस बातचीत में माँ बेटे बोलकर एक दूसरे को अपनी बातें समझा रहे हैं तथा दूसरों की बातों को सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है। उसने, लड़की ने अपनी बात माँ से कही मसूरी जाने की, पिकनिक पर जाने की, तो वो कौन से रूप में कही, मौखिक रूप में। और उसकी माँ ने जो उसको बात कही वो कौन से रूप में कही, मौखिक रूप में ही समझाने की बात कही। अब आता है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा जब मन के भावों तथा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तथा पढ़कर समझते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं और हम उसे पढ़कर समझते हैं, उसे कौन सी भाषा कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। जैसे माँ पिकनिक पर ले जाने के लिए मुझे इन सामानों की जरूरत होगी। अब उसने क्या किया, लिखकर एक सूची तैयार कर ली। अब माँ उसे कैसे समझेगी, माँ उसे पढ़कर समझेगी। शाम ने पिकनिक पर ले जाने वाले सामानों की सूची लिखकर माँ को दे दी और माँ ने उस सूची को पढ़कर शाम की जरूरतों को जाना। अब आप समझ गए होंगे कि शाम ने लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट किया और माँ ने शाम के भावों को, विचारों को पढ़ा समझा। यही भाषा का लिखित रूप है। अब उस लड़के ने क्या किया, अपनी माँ को लिखित रूप में सूची पकड़ा दी। लिखित रूप में सूची पकड़ाने के बाद माँ ने उसको क्या किया, पढ़ा और उसको समझा, उसको जाना कि इसमें क्या क्या बच्चे की जरूरत के सामान लिखे हैं। ये है लिखित भाषा। भाषा आदान प्रदान का एक उत्तम
साधन है। भाषा क्या है? आदान प्रदान। अपने किसका आदान प्रदान? आदान प्रदान का मतलब समझते हो? आदान प्रदान का मतलब समझते हो क्या? एक दूसरे को अपनी बातों को कहना, है ना? मैं अपनी बात कह रही हूं तुमसे, तुम मेरी बात को सुनकर समझ रहे हो, समझने के बाद अपनी बात तुम मुझसे कह रहे हो और मैं तुम्हारी बातों को सुनकर समझ रही हूं। ये मौखिक भाषा का रूप। एक होती है हमारी मातृभाषा, मदर टंग। मातृभाषा जो कि आप छोटे बच्चे होते हो ना, घर में माता पिता कैसे बोलते हैं वो लैंग्वेज आप सीखते हो, वो होती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा सबसे पहले अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों से ग्रहण करता है। मातृभाषा क्या है? जो कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार और अपने माता पिता से ग्रहण करता है, वह मातृभाषा कहलाती है। ठीक है ना? वही मातृभाषा कहलाती है। और परिवार अपना, वो बच्चा अपना अधिक से अधिक समय किसके साथ बिताता है? अपने माता पिता और परिवार के साथ में बिताता है। बच्चा अपनी माँ की द्वारा बोली गए, माँ द्वारा बोले गए अक्षरों को धीरे धीरे ग्रहण करता है और उन्हें बोलना सीख लेता है। एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है, आपने सबको देखे होंगे। सुप्रिया के तो न्यूबॉर्न छोटा सा भाई भी है। आप जिससे जैसा बोलते वैसा वो बोलता होगा ना, वैसा ही वो बोलता है। तो यही हुआ ना, वह है मातृभाषा, वह होती है मातृभाषा। आप भी जब छोटे छोटे से थे तो सबसे पहले आपको मम्मा जैसे बोलना सिखाती थी। आपको बोलना नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे बोलना सीखते हो। मम्मा बाबा, आप जो भी है, जो आपके घर में लैंग्वेज होती है, बोली जाती है, वो सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में माँ के साथ रहकर, परिवार के साथ रहकर सीखता है। जिस भाषा को बच्चे माँ बोलती है उसी भाषा को बच्चा सीख लेता है। जैसे यदि बच्चे की माँ पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी सीखता है, और यदि वह मराठी बोलती है तो बच्चा मराठी सीख लेता है। इस तरह वह उसकी मातृभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? मातृभाषा बन जाती है। अतः वह भाषा जिसे बच्चा अपने परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चा जिस भाषा को अपने परिवार में सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बच्चे की माँ यदि पंजाबी बोलती है तो बच्चा पंजाबी बोलना सीखता है। बच्चे की माँ यदि मराठी बोलती है तो बच्चा मराठी बोलना सीखता है। यही बच्चे का मातृभाषा कहलाती है। अब आता है हमारी राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। कौन सी हमारी राष्ट्रभाषा? हिंदी और अंग्रेजी दोनों हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी। कोई बता सकता है? हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? हाँ बोलिए, इधर आके जवाब दीजिए। आइए आइए। हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? कब? बोलिए, आंसर दीजिए। 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया इन्होंने, जयदीप ने। हम हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आती है हमारी राजभाषा। एक होती है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज मालूम है आपको? अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। कौन बताएगा? इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन सी है हमारी? इंटरनेशनल नेशनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय। एक होता है राष्ट्रीय, एक होता है अंतरराष्ट्रीय। एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है
राष्ट्रीय भाषा हो गई हमारी हिंदी, और ये अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, इंग्लिश हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। क्यों, कोई बता सकता क्यों? क्योंकि बेटा, हाँ बताइए। वेरी गुड। इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री की, सिराउन सुप्रिया, हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज होती है। फ्रांस जाओगे और फ्रेंच चलती है, जापान जाओगे जापानीज चलती है हर जगह पर अपनी अपनी एक अलग अलग भाषा होती है। लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि सभी देशों के लोग समझते हैं, और हम जाते हैं तो हम इंग्लिश में बात करके अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, और उनकी बात को इंग्लिश में वो रिप्लाई देंगे तो हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए आज कहा जाता है कि इंग्लिश की नीड जो है, अंग्रेजी भाषा की जो आवश्यकता है, वो सबसे ज्यादा इसीलिए है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप यदि बाहर विदेश में, देश में, कहीं भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप वहां अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। एक होती है हमारी राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा होती है जो कि हम कार्यालयों में, दफ्तरों में, ऑफिसेज में जो भाषा यूज में ली जाती है वो होती है राजभाषा, है ना। राजकाज के कार्यों में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं राजभाषा। ठीक है ना। वो कौन सी भाषा होती है? जो ऑफिसेज में जो यूज में ली जाती है वो लैंग्वेज, वो कौन सी होती है? राजभाषा। अब है, भारत में हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, स्कूल्स में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी में राइटिंग प्रतियोगिता होती है ना, निबंध प्रतियोगिता होती है। अब बहुत सारी अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अब एक आता है हमारा बोली। बोली क्या है? एक होता है भाषा। आप ये कहोगे मैम बोली और भाषा में क्या अंतर है? कहेंगे ना आप लोग, वो भी लैंग्वेज है, वो भी लैंग्वेज है। लेकिन बोली क्या होती है? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा, है ना। स्थानीय तथा घरेलू बोली से है। अपने क्षेत्र विशेष में हम स्कूल में आते हैं तो अलग लैंग्वेज यूज लेते हैं। घर पर आपकी एक अपनी जो स्थानीय भाषा होती है, घरेलू भाषा होती है। कहीं पर राजस्थानी बोली जाती है, कहीं पे मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं पे पंजाबी बोली जाती है, कहीं पे सिंधी, किसी घर में सिंधी बोली जाती है। वो होती है बोली। वो क्या होती है? बोली। आपकी स्थानीय और घरेलू भाषा जो होती है वो क्या कहलाती है? बोली। और उसी को आप स्कूल में आकर एक ही लैंग्वेज यूज लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश। जो लैंग्वेज यूज लेते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो वो होती है हमारी भाषा। ये होता है भाषा और बोली में अंतर। यस, इसको मान्यता दी गई थी 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मान्यता, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। तभी से हम इसको सेलिब्रेट करते आ गए हैं। अब इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका अपना कोई लिखित साहित्य नहीं होता। लोकगीत, लोक कथाएं आदि इसको समृद्ध बनाते हैं। अब बोली क्या होती है? इसका कोई साहित्य नहीं होता, न इसका गद्य पद होता है, न इसको स्कूलों में पढ़ाया जाता है। बोली को नहीं पढ़ाया जाता ना, है। अब तो इसलिए इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। और जैसे यदि मान लीजिए
आप इसको देखना चाहेंगे तो लोकगीत, उस जगह के लोकगीत प्रसिद्ध होते हैं। लोक कथाएं, लोक कथाएं मतलब लोगों के द्वारा सुनाई गई बनाई गई कहानियां। लोकगीत लोगों के अपने बनाए गए गीत, उनके द्वारा ये उनकी भाषा में वो लोकगीत बनाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बोली का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। अब भाषा के क्षेत्र रूप को बोली कहते हैं। बोली कैसे कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे राजस्थानी में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, बीकानेरी बोली जाती है, जोधपुरी बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? राजस्थानी, बीकानेरी, जोधपुरी और मेवाड़ी बोली जाती है। अब आप दिए गए उदाहरण में कई और भी भाषा उनकी बोलियों का पता लगा सकते हैं। अब है भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि बोली एक सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग में लाई जाती है। भाषा का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। व्यापक मानी बहुत विस्तृत होता है। इसका साहित्य भी होता है, गद्य भी होता है, पद्य भी होता है, कहानियां भी होती है ना। लेकिन बोली का क्षेत्र एक सीमित होता है, जो कि लोक कथाएं, लोक गीतों तक ही सीमित रहता है। भाषा का अपना लिखित साहित्य और व्याकरण होता है, जबकि बोली केवल उच्चारण तक सीमित होती है। भाषा का एक व्याकरण होता है, जिससे आप बोलना लिखना शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, विराम चिन्हों का कैसे प्रयोग किया जाता है ना, किस पर कहां पर कंजक्शन लगता है, ये सब चीजें आप सीखते हैं ना। ये सब चीजें लैंग्वेज में आती है। जबकि बोली में सिर्फ हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं और उनको समझते हैं। ये होता है भाषा और बोली में अंतर। बोली में व्याकरण एवं सिद्धांतों को महत्व न देकर कहावतों, लोकगीतों, लोक कथाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। कहावतें जो बोली जाती है, सोता चना बाजेगा ना, है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कुछ ऐसी कहावतें हैं जो कि बोली में ही सीमित होती है और लोक गीतों और लोक कथाओं का अधिक महत्व दिया जाता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, कोंकणी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, नेपाली, उर्दू, बोडो, डोगरी, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली, पंजाबी और ओडिया। इस तरीके से हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। 22 लैंग्वेज हमारे भारतीय संविधान में इनको मान्यता दी गई है। कितनी लैंग्वेज को मान्यता दी गई है? 22 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? इसको 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? 1949 में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1949 में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। आगे हमारा ये चैप्टर आगे फिर रहेगा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।